नमस्कार। हिमालयन डिजिटल मीडिया पर आपका स्वागत है। आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं एक खास शख्सियत रोहिताश जी से। रोहिताश जी, हिमालयन डिजिटल मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, रोहिताश जी शिमला ही नहीं अपितु हिमाचल प्रदेश के लिए एक जाना पहचाना नाम है। रोहिताश जी गौ सेवा, देश सेवा, समाज सेवा, प्रभु श्री राम जी की सेवा के लिए जाने जाते हैं। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में आप काफ़ी सक्रिय रहे। जब रथ यात्रा निकली उसमें आपका योगदान रहा। जितनी कलश यात्राएं निकली उसमें आपने सक्रियता दिखाई। हिमाचल प्रदेश में कार सेवा का आपने नेतृत्व किया। आपके ही नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से कार सेवक अयोध्या गए और वहां विजय हासिल करके वे सकुशल हिमाचल वापस आए। लेकिन इस दौरान काफ़ी संघर्ष रहा, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आप सभी ने अपनी जान को जोखिम में डाल करके कार सेवा की और ये काफ़ी एक कठिन समय रहा। काफ़ी कार सेवकों पर तरह तरह के मुकदमे भी चले। तो ये पूरा अनुभव श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का कैसा रहा, ये आपसे जरूर जानना चाहेंगे। कार सेवा की दृष्टि से दो बार कार सेवा हुई। एक बार मुलायम सिंह जी के समय में कार सेवा हुई और तब स्थिति ये थी कि मुलायम सिंह जी ने खुली चेतावनी दी थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा, और उस चेतावनी को हिंदू समाज ने चेतावनी समझ कर ही लिया। और लोग कैसे कैसे पहुंचे बाद में हम जब सुनते थे, पैदल कई कई 100 किलोमीटर चलकर। हमारे एक बड़ी बहन जी हैं और राष्ट्रीय सेविका समिति का काम देखती हैं, वो उन दिनों कर्मचारी थी, वो भी गए। वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे गांव से हम निकले, कहीं फलानी जगह ठहरे और फलानी जगह पहुंचे और गोली हमारे सामने चली। तो उसी समय में जब ये संगठन की दृष्टि से कार्यक्रम हुआ तो संगठन से आदेश हुआ, और आदेश क्या था? स्पष्ट था कि अपनी टीम बनाओ, कार सेवक तैयार करो और उनसे शायद 400 रुपया था शायद उनका शुल्क, जैसा था, उनसे शुल्क लो और आने जाने का खर्चा दो, करो, लो और उनको तैयार करो। तो उसमें मैंने लगभग 34-35 कार्यकर्ता तैयार किए। एक और ग्रुप भी था गणेश जी के नेतृत्व में, तो मैंने 34-35 कार्यकर्ता अपने लक्कड़ बाजार और संजौली साइड से तैयार किए। उसमें कोई 2-3 कार्यकर्ता ऐसे थे कि जो शुल्क नहीं दे सकते थे, उसका फिर विश्व हिंदू परिषद ने खर्चा दिया और हमारा मुल्की कार सेवा में जाने का कार्यक्रम बना। बड़ी अच्छी शिमला में विदाई की, सनातन धर्म सभा में विदाई की गई और बाहर शोभा यात्रा से निकाली। वहाँ से हम बस से कालका से हम ट्रेन से, मुझे ध्यान नहीं उस वक्त कहाँ की टिकट थी, पर ट्रेन से जा रहे थे, सभी कार्यकर्ता थे। और ट्रेन शायद दिल्ली में बदली थी या ऐसा था कुछ। हाँ, दिल्ली से हमने ट्रेन ली। तो वो मुझे ध्यान है कि बड़ी पुरानी टाइप की ट्रेन थी, उसमें बेंच जैसे लगे हुए थे, लंबे लंबे कोई 8-8, 10-10 फुट के बेंच लगे हुए थे, और उसमें हम ट्रैवल कर रहे थे। उसी में भीड़ ज़्यादा होती थी, उसी में ज़्यादा ट्रैवल करना था, परंतु बड़ी सीधी इंस्ट्रक्शन थी कि कहीं, क्योंकि कार्यकर्ताओं को तैयार किया था और उसमें कुछ छोटी उम्र के कार्यकर्ता भी थे, तो अलग नहीं होना है, इकट्ठे रहना है आपने। कोई ऐसा नहीं हो कि कोई एक या दो बिखर जाए, क्योंकि उस वक्त खबरें भी बड़ी आ रही थी कि अत्याचार बड़े हो रहे हैं और घरों से हम बच्चों को लेकर आए हैं, साथी लेकर आए हैं, उनको घर पहुंचाना भी जिम्मेवारी थी। तो इसलिए ये डिसाइड किया था कि हम अलग नहीं होंगे, कहीं भी कुछ भी स्थिति होगी सभी इकट्ठे रहकर सहन करेंगे। तो हम दिल्ली से चले हुए थे, आराम से जा रहे थे, डिब्बे में अलग अलग जगह बैठे थे, कम से कम मेरे ख्याल 100-125
लोग बैठे होंगे उसमें। खुला डब्बा था और उसमें अलग अलग बिखर कर हम लोग बैठे हुए थे, दो कहीं चार कहीं, और इस तरह कोई ताश खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बातें इधर उधर की कर रहे हैं। तो फैजाबाद, मेरे से गाजियाबाद से बाद में आया, फैजाबाद में कुछ दो, हर एक स्टेशन पर, दिल्ली से ही हमारे साथ क्या पहले से ही था कि चेकिंग होती थी, बसों में भी चेकिंग हो रही थी, कौन कहाँ जा रहे हैं। तो वहाँ तो पुलिस वालों ने हमारे दो कार्यकर्ताओं को उतरने को बोल दिया। वो किस बात पर उन पर संदेह हुआ नहीं, हर स्टेशन पर आकर वो चेक करते थे, कोई उनको जिस पर भी शक होता था उसको उतार देते थे, उसकी जानकारी लेते थे। फैजाबाद में हम दो कार्यकर्ता, हम बड़ी देर देखते रहे कि भाई कुछ नहीं, पर नहीं, उन्होंने उतार दिया। ट्रेन चलने की स्थिति हो गई, तो फिर हम सारे इकट्ठे हो गए और उतर गए। और वहाँ हमने एक ही नारा रखा हुआ था ताकि लोगों को पता भी लगे, और नारा था भाई मंदिर वहीं बनाएंगे। तो हमने नारा था कि शिमला से हम आए हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, ताकि किसी तरीके से शिमला में ये खबर पहुंच जाए कि ये लोग अरेस्ट हो गए हैं, और लोगों को भी जानकारी हो जाए, और मतलब कि मंदिर के लिए जा रहे हैं, कार सेवक हैं, ये जानकारी सबको हो जाए। तो वहाँ बड़ी देर वहाँ उन्होंने पकड़ कर रखा, और फिर वो हमें गाड़ियों में भरकर हमें ले गए वो बुलंदशहर, शायद बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट पड़ता था। और बुलंदशहर में वो पुलिस स्टेशन में जाकर बैठा दिया 9 साढ़े 9 बजे। धूप थी, बाहर बैठ गए, कोई जगह नहीं बैठने को, कुछ नहीं, इधर उधर बिखर गए, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं। परंतु अब ये है कि भाई गिरफ्तार हुए हैं, तो उन्होंने मतलब कि हमने जाना नहीं है कहीं भी, सबको बोल दिया कि कहीं नहीं जाना, बस यहीं बैठे रहना। अब जब उन्होंने देखा, वो चाह रहे थे कि हम इधर उधर हो जाए, पर नहीं हुए, तो उन्होंने फिर हमारी लिस्ट बनानी शुरू की। लिस्ट बनाकर वो पुलिस स्टेशन में बड़ा टाइम लग गया, उसमें 1:30-2 बज गए इस सारे में, और कोर्ट में ले गए। कोर्ट में वो मुस्लिम जज था, ये मुस्लिम जज था, तो वो तो फिर और भी ज़्यादा वो मतलब कि स्वाभाविक रूप से वो नाराज था, और उसने सबकी जमानतें, अब जमानत कौन लेगा, हमारे को तो जानने वाला कोई नहीं, हमें ही कहा कि एक दूसरे की जमानत लो। सबका रिकॉर्ड, कोई मन में इंटेंशन भी गलत नहीं थी, अधिकतम ने सही एड्रेस लिखा है अपने, और सब एक दूसरे की जमानत लेकर नहीं, ये जमानत की बात की तो बात है, पर उसने अरेस्ट करने के ऑर्डर दे दिए हमें, जमानत की नहीं, अरेस्ट करने के ऑर्डर दिए, और अरेस्ट करके हमें पुलिस स्टेशन गए। 2-2:30 बज गए, और कोई पूछ नहीं रहा हमको, कोई चाय वाय नहीं पी हमने, कुछ लोग कह रहे बाहर जाकर, हम मना कर रहे। तो फिर हमने वहाँ नारेबाजी शुरू की, और भाई हमें चाय वाय का इंतजाम करो, खाने पीने। फिर वो कुछ सक्रिय हुए, और उन्होंने बसें मंगवाई, और हमें कि चलो जी आपको वहाँ जाकर खाना मिलेगा, जहाँ आपको जेल में जाना है वहाँ। तो वहाँ से हमें बसों में भर दिया, और बस में लेकर 2 या 3 पुलिस वाले हमारे साथ थे, और बड़ी बस थी यूपी गवर्नमेंट की, और उसमें हम चले। स्थिति ये हो गई कि 2-2:30 बजे हम वहाँ से चले हैं, और जहाँ भी हम रुकते थे, वो कहीं हमको जहाँ भी छोड़ना था, जगह जगह मतलब जेलों में तो जगह थी ही नहीं, जगह जगह स्कूल कॉलेजेस बंद थे, और स्कूल कॉलेजेस के कंपाउंड में छोड़ रहे थे। जहाँ भी ऐसी वो जेलें उन्होंने बनाई हुई थी टेम्परेरी, वहाँ कहीं भी जगह ही नहीं थी, सभी जगह जा रहे थे कि यहाँ तो रहने के कोई है नहीं है जी, हम इनको अकोमोडेट नहीं कर सकते, हम इनको नहीं रख सकते। और इस तरीके से फिर रास्ते में हमें बड़ा भूख भी लगी, फिर हमने शोर शराबा शुरू कर दिया, बस के आगे बैठ खड़े हो गए कि हमें खाना खिलाओ पहले। तो फिर वो एक बड़ा स्टेशन था, मुझे उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, वहाँ उन्होंने एक ढाबे पर रोका, और वहीं से बाद में पता लगा कि भाजपा के लोगों को लेकर आए कि भाई इनको खाना खिलाओ, हमारे पास तो फंड्स है नहीं। खाना वाना खाया, वहाँ नहाना धोना किया, सड़क के किनारे जो ढाबे होते थे, वो पंप वगैरह लगे होते थे, ड्राइवर वगैरह और लोग यात्री वगैरह नहाते धोते थे वहीं, तो वहाँ नहाना धोना किया। 3-4 बज गए, और उसके बाद फिर
खाना वाना खाकर चले। तो शाम का अंधेरा हो गया था, सर्दियों के दिन थे, अंधेरा हो गया था और जगह कहीं नहीं मिल रही थी। लास्ट में वो हमें अयोध्या से पहले रामपुर मनिहारा में ले गए। तो देखा एक बड़ा भारी कंपाउंड है, चारों तरफ कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज है वो, चारों तरफ सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी, चारों तरफ कमरे बने हुए हैं, बिल्डिंग है, और उसमें ले गए। अब हालत ये हो गई थी कि पुलिस वाले भी परेशान हो गए थे, कहीं जगह नहीं मिल रही है। बस वाला भी परेशान, सवेरे से चला हुआ है सरकारी काम में, और हम भी परेशान, थके हुए हैं पिछले दिन की यात्रा से। और तो वहाँ उन्होंने कहा भी कि मैंने, और हम भी परेशान थे, तो हमने वहाँ उनको कहा जी आप जाओ, हम कर लेंगे यहाँ। वो भागे वहाँ से, और वहाँ से हमने उसमें कंपाउंड में चक्कर लगाना शुरू किया। वहाँ नारेबाजी चल रही है, और भी लोग कार सेवक देख रहे हैं, कम से कम मेरे ख्याल 1000-1500 कार सेवक होंगे वहाँ, और देख रहे हैं हम भी शिमला से आए हैं, लगा पता लग जाए तो कहाँ के लोग हैं। और नारेबाजी करते हुए कंपाउंड का राउंड लगाया। कंपाउंड के राउंड लगाते लगाते एक जगह हमने एक कमरे में देखा, उसमें स्टोर टाइप था, दरियाँ पड़ी हुई थी, बाल्टियाँ पड़ी हुई थी, कुछ और ऐसा सामान जो ज़रूरी था, मतलब खाना वाना के लिए राशन शायद था। और मैंने कहा भाई इस कमरे में कब्जा करो, सब इंतजाम है यहाँ, और हम उसमें बैठ गए। जब बैठ गए उसमें, तो फिर अब आया जेलर, और कि भाई ये तो ये है, आप कहीं और को, मैं हम कहाँ जाएँ बताओ, और ये तो तुम्हारी जिम्मेवारी है। तो बाद में उसने एक कमरे में हमारा इंतज़ाम किया। अब लोग ज़्यादा थे, कमरा छोटा था। पहली रात तो हमने गुजारा किया, पर दूसरी रात करना मुश्किल हो रहा था, और हम देख रहे थे कि और के पास बड़ी खुली अकोमोडेशन है। तो फिर दूसरे दिन हमने जेलर को बुलाया, भाई देखो यहाँ गुजारा नहीं हो रहा है, आप हमारा ठीक व्यवस्था करो। तो जेलर के है ही नहीं मेरे पास, मैं कहाँ से करूँ, उसके पास भी कोई सुविधाएं नहीं है। तो हमने कहा ये तो तुम्हारी जिम्मेवारी है, जहाँ से मर्जी करो, ये तो तुम्हें करना पड़ेगा। और फिर पॉलिसी हमने पहले बना ली थी, पहले डिसाइड कर लिया था। उठकर एक कार्यकर्ता को इशारा किया, उसने दरवाज़ा बंद किया, और हमने तुम्हारा गिराव कर दिया, अब तो तुमको तब तक नहीं जाने देंगे जब तक हमारी जेलर पर कोई असर नहीं पड़ा। कहता कर लो गिराव, मैं जब कर ही नहीं सकता, है ही नहीं मेरे पास कोई साधन। उसके बाद जब काफ़ी टाइम लग गया और देखा कि ये तो टस से मस नहीं हो रहा है, तो एक दो कार्यकर्ता को मैंने कहा देखो कोयला बाहर से ढूंढ कर लाए हो, और मैंने कहा घसो इसको, इसमें तेल लगाओ, और इसका मुंह काला करके हम सारे कॉलेज में कंपाउंड में घुमाएंगे। जेलर एक है, पुलिस वाले एक दो बाहर रहे होंगे, कोई और है नहीं है उसको कोई चिंता करने वाला उसके भी नहीं है। तो हमने जब तो कोयला घसाना शुरू किया, पहले तो उस पर कोई असर नहीं हुआ, फिर वो कोयला मैंने अपने हाथों में लगाया, और मैंने कहा लगाओ तेल इस पर। जब मैं उसकी तरफ बढ़ा तो कहता अच्छा करता मैं। उसके बाद हमें उसने हमें 2 कमरे करवाए, और दरियाँ वरियाँ सब सोने को, चादरें सब दी, और शायद गद्दे भी दिए। उसके बाद 20-25 दिन हम रहे। आहिस्ता आहिस्ता हमारे सामने सभी लोग जाते ही, हम बहुत कम लोग रह गए थे। और फिर हमारी पेशी के लिए हमें लिए बुलंदशहर वापस गए। जज था, और जज ने कि ऐसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। हमने कहा जेल दो, अब गवर्नमेंट रखना नहीं चाह रही थी, तो कि भाई एक दूसरे की जमानत लो, और हम भी कोई इतना अनुभव नहीं था, हमने एक दूसरे की जमानत ली, और हमें छोड़ दिया गया। और हम वहाँ से रामपुर मनिहारा से शिमला वापस आ गए, सभी सुरक्षित वापस आ गए। उसके बाद माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार आई, और फिर कार सेवा का आंदोलन चला, और कार सेवा के लिए हम शिमला से चले। कुछ महिलाएं भी थी हमारे साथ, कुछ पुराने साथी थे, और अयोध्या के साथ ही स्टेशन था, शायद मैं पहले फैजाबाद गलत बोल गया हूँ, तो ये फैजाबाद था। यहाँ आकर रुके, यहाँ कार्यकर्ताओं की टोलियाँ और रिसीव कर रहे हैं कार्य सेवकों को, और हमारे ग्रुप को वो एक आर्य समाज मंदिर में ले गए।
आर्य समाज की स्कूल रहा होगा और उसमें ठहरा दिया और वहाँ के लोग भोजन वगैरह की व्यवस्था कर रहे थे। हम 2-3 दिन पहले पहुँच गए थे। दूसरे दिन हमने चक्कर लगाया, अयोध्या का चक्कर लगाया, घूम फिर कर आए। कार्यकर्ता वहाँ घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, देखा वो भी लगा उसमें, और 12-12 फुट के खंभे लगे हुए हैं, 12-12 फुट ऊंची फेंसिंग है, कांटेदार तार है। दूसरी जो उन दिनों हमने शिमला में कम देखी थी, सिक्योरिटी वाली यूज़ करते थे, तिखी, बहुत तिखी होती है, वो तारें लगी हुई है और सिक्योरिटी बहुत है। चलो चक्कर लगाते रहे और घूमते रहे। तीसरे दिन हमें शाम को कि भी इस दिन इतने बजे वहाँ पहुँचना है, वहाँ इकट्ठे हुए। उस दिन देखा हज़ारों कार्यकर्ता थे, कोई गिनती नहीं थी, कोई जुलूस का छोड़ नहीं था। 8-8, 10-10 की लाइन के जुलूस मतलब कि बने हुए हैं, जो आगे पता नहीं आगे कहाँ है और पीछे कहाँ है, नज़र ही नहीं आ रहा था। आगे भी जाकर देख लिया और पीछे भी। हम भी फिर अनुशासित कार्यकर्ता के नाते उस जुलूस में चले गए और जुलूस में चलकर एक जगह माननीय मुरली मनोहर जोशी जी, अडवाणी जी, उमा भारती जी, इनके भाषण चल रहे थे। हज़ारों कार्यकर्ता वहाँ बैठे हुए खुले में, और ये एक मंजिल की बिल्डिंग थी, उसके ऊपर खड़े होकर भाषण दे रहे हैं। लोग सुन रहे हैं, हम भी सुनने लगे। थोड़ी देर बाद हमें कहा गया कि नहीं, उससे पहले जुलूस में हमें लेकर जाकर उन्होंने एक जगह कहा कि ये ऊपर सृष्टि माता का मंदिर है, सृष्टि माता की पूजा करके आओ। तो ऐसे बांसों से बनाया हुआ, कम से कम मेरा ख्याल रहा होगा वो 50-60 फुट ऊंचा, और बांसों का ही पुल बनाया हुआ। उस पर एक साइड से लोग जा रहे हैं, कम से कम 6 फुट चौड़ा था। एक साइड से लोग जा रहे हैं ऊपर कि जी वहाँ पूजा अर्चना करके आओ। पूजा अर्चना की, पर फिर जब चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो सामने वो गुम्बद बिल्कुल साफ था। गुम्बद सामने नजर, नीचे से तो वो ऊंचा था तो पूरा नजर नहीं आता था। पूरी उसकी स्थिति देखने के लिए सब कार्यकर्ताओं को संगठन ने एक ये तरीका बनाया हुआ था, और ये कि ये पूजा करने जाओ, और वहाँ से फिर वो देखकर वो दूसरी तरफ से उतर रहे थे। उसके बाद हम आ गए और वहाँ वो पब्लिक मीटिंग में बैठ गए। हम भी कहीं 5-7 का ग्रुप था मेरा, बाकी सब अलग अलग हो गए थे, और हम बैठ के सुनने लगे। थोड़ी देर बाद वो गुम्बद की तरफ से शोर शराबा। जब हमने ऊपर से देखा तो चारों तरफ वो बड़े बड़े पोल लगे हुए, फेंसिंग है, कांटेदार तार है। तो यही सोच रहे थे, उस दिन बुलाया हुआ था कि कार सेवा के लिए आना है, आज कार सेवा करनी है। तो जब वो शोर शराबा उधर हुआ तो लोग देखने लगे, हम भी देखे, कुछ अंदाजा लगा कि भाई उधर शुरू हो गया काम। तो मैं, मेरे साथ एक शिमला का एक कार्यकर्ता है असीम आलूवालिया, और एक संजोली के कार्यकर्ता जो मैं नाम बोल रहा हूँ, और उनकी मृत्यु हो गई, उनके साथ एक और कार्यकर्ता था। हम 4 उठे और उस तरफ वो है तो देखा वहाँ वो जो फेंसिंग की हुई थी उसमें से बीच में से कुछ खंबे टेढ़े मेढ़े हो गए थे, उखड़ गए थे। वो सब कांटेदार तारों से ऊपर नीचे होकर नीचे हो गई थी वो, उसमें से ऊपर नीचे होकर लोग निकले थे और गुम्बद पर चढ़े हुए थे। सैकड़ों लोग गुम्बद पर थे और नारेबाजी कर रहे थे, तोड़ रहे थे। और हम जब अयोध्या की तरफ आए थे इस कार्यक्रम के लिए, तो हमने देखा था कि बहुत से लोग चले हुए हैं ऑटो में, और किसी के पास जुबले भी हैं, किसी के पास कुछ और चीज़ें भी हैं, तो वो चले हुए हमने देखे थे। और वहाँ देखा तो कोई जबलों से तोड़ रहा है, कोई हथौड़ों से तोड़, बड़े बड़े हथौड़े रखे हुए हैं, कुछ और कैसे भी तोड़ रहे हैं। तो हमें भी चढ़ गए, हम भी वो बीच में से निकला, जुबले पता नहीं थे तब, बीच में से निकले तो हम चारों कार्यकर्ता ऊपर चढ़ गए, और वो हथौड़े मारे जा रहे हैं, ईंटें तोड़ी जा रहे हैं, दूसरे तो उठाई जा रहे हैं ईंटें। हमने भी वहाँ से मतलब कि 5-4 मिनट काम किया, ज़्यादा नहीं हम कर पाए। 5-4 मिनट में 2-4 ईंटें इधर उधर फेंकी, और फिर शोर शराबा होने लग गया था। ये भी पता लग गया था कि गवर्नमेंट सस्पेंड कर दी है। तो मैंने साथियों को मैंने कभी अब चलो ये शुरू हो गया। काफ़ी मेरे ख्याल उसमें तो वो 70% गिर चुकी थी वो जो ढांचा था। तो हम वहाँ से उतर कर आए, मेरे हाथ में एक ईंट थी, ईंट लेकर हम आए। वहाँ से वापसी में हमें कोई ये नहीं मिला, और शायद 6-7 किलोमीटर हम पैदल आए। पैदल आकर हाँ वो फैजाबाद ही थी जगह,
वहाँ चौक में मैं ऐसे ही ईंट लेकर तोड़ दी, जोर जोर से बोलने लगा और कार सेवकों ने तोड़ दिए, मशीन तोड़ दी, ख़त्म कर दी, नष्ट कर दी। तो ऐसे 5-4 मिनट बोल रहा था, चल भी रहे थे हमें, तो मुझे एक दुकानदार ने बुलाया, कहता जी अभी हमें ऐसा शोर शराबा ना करो, क्योंकि एकदम CRP वगैरह हमने देख लिया था, सब जगह आ गई थी, तो बड़ा ये है। और ये सामने जो है, ये देखो ये मस्जिद है, और थोड़े दिन पहले भी यहाँ से गोलियाँ चलाई गई थी, तो आप लोगों ने तो चले जाना है, पर हमें यहीं रहना है, तो आप प्लीज़ ऐसा ना वातावरण ना खराब करिए, आप शांतिपूर्ण चले जाइए। हम आगे वहाँ मेरे ख्याल 4-5 बज गए थे, आकर अपने ठिकानों में सो गए था। बाहर चारों तरफ पुलिस ही पुलिस, और कर्फ्यू लग गया हुआ था, बिल्कुल सुनसान हो गया था। अंदर रात को बल्कि शायद खाने को भी हमें थोड़ा बहुत ही मिला, सबने मिल बांट कर खाया। दूसरे दिन भी अब कर्फ्यू लगा है, कोई आना जाना नहीं हो पा रहा है, तो दूसरे दिन काफ़ी देर हम देखते रहे, और उसके बाद फिर मैं निकला और एक बाहर जो ऑफिसर रहा होगा CRP का या कौन सी फोर्स थी वो, उसके पास गया। तो मैंने कहा हम लोग तो ऐसे ऐसे हैं, कार सेवक हैं, या तो आप लोग हमें अरेस्ट कर लीजिए या फिर हम जाना चाहते हैं। तो उसने पूरी डिटेल ली, और फिर वो उसने अपने सीनियर से बात की, और फिर कुछ घंटे बाद उसने बोला कि आप बिल्कुल साइलेंट तरीके से और लाइनों में सिंगल की लाइनों में रेलवे स्टेशन तक जा सकते हैं। सवारी तो कोई मिलने का सवाल नहीं था, वहाँ से 2-3 किलोमीटर रेलवे स्टेशन था, वहाँ रेलवे स्टेशन पहुँच गए बिल्कुल साइलेंटली। और वहाँ से ट्रेन चल रही थी, खाली चल रही थी ट्रेन, वहाँ से हमें पता कर लिया था कालका की ट्रेन लगी, और हम जिसमें बड़े बिल्कुल खाली डब्बा था, महिलाएं थी 5-7, सब ऊपर पड़ गई, लेट गए बर्थ में, क्योंकि काफ़ी लंबी जर्नी थी, सब ऊपर बर्थ में सो गए। और दूसरे दिन हम सवेरे कालका पहुंच गए। कालका में अब समस्या, रास्ते में किसी ने टिकट के लिए पूछा ना, हमने कहीं ली थी, तो रास्ते में कि अब यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे, डिसाइड हुआ चलो चलते हैं, देखा जाएगा। और उन दिनों एक हमारा गीत चलता था, संगठन का गीत था, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। जब हम समूह में चलते थे तो ये गीत गाते हुए चलते थे, तो ऐसे वो गीत गाते हुए हम बाहर निकल गए। किसी ने नहीं हमें पूछा टिकट को चेक करने, किसी ने नहीं पूछा। हम वहाँ से बाहर आ गए। बाहर से आकर लोग कुछ कोई अलग अलग स्थानों पर चले गए, कोई चंडीगढ़ जाने का तरफ हुआ, हम शिमला वापस आ गए। तो इस तरीके से वो कार सेवा का अनुभव रहा। परंतु उसके बाद क्योंकि वहाँ की भाजपा सरकार ख़त्म हो गई थी, और फिर वहाँ से वो मुलायम सिंह की या कांग्रेस की सरकार, वो हमारे को सम्मन आने लगे पुलिस के थ्रू। अब सम्मन में वो कार सेवकों को हमने तैयार किया हुआ था, और वो सारे हो गए कि ये क्या समस्या हो गई जी, अब वहाँ कौन जाएगा पेशी दिन भरने। और ये तो मैं क्योंकि काउंसलर था उन दिनों, काउंसलर था, तो पुलिस वालों के पास आना जाना था, तो थोड़ा मिल मिलाकर हमने जो वो 30-35 थे, उसमें से कुछ नाम तो हमने, कुछ में स्पेलिंग गलत कर दिए, कुछ में कह दिए कि ये मिल नहीं रहा है, कुछ ये पता नहीं है कौन। तो पर जो प्रमुख कार्यकर्ता थे जिनके नाम पुलिस में भी पॉपुलर थे और ये थे, उनके नाम नहीं हम हटा सकते थे, तो वो लिस्ट आधी रह गई। और इसके बीच कभी वो भाजपा की सरकार आती रही, कभी मुलायम सिंह की सरकार आती रही, या कभी कुछ और होता रहा। तो ऐसे 2-3 सरकारें निकल गई, और हर सरकार में एक दो बार सम्मन आ जाते थे हमें। तो आहिस्ता आहिस्ता वो 5-7 नाम रह गया। मैं काउंसलर भी था, मेरा नाम तो हट ही नहीं सकता था, पर फिर हम वो मतलब कि कोई परिचय भी थे, डिलीट करते रहते थे, रिसीव नहीं करना, सम्मान नहीं मिला जी, बोल दो ये है वो है, इस तरीके से डिलीट करते थे। और फिर अंत में फिर सरकार वहाँ आ ही गई, और फिर वो केसेस हमारे कोई 10-12 साल बाद ख़त्म हो गए। रोहितांश जी, जैसा कि आपने बताया कि विवादित ढांचे पर आप गए और उस गुंबद को ढहाने में भी आप आगे रहे, उसके बाद आपने नारे लगाए जब ये गुंबद ढह गया।
इन सभी संस्मरणों के साथ और लगभग 500 वर्ष के एक लंबे संघर्ष के बाद वर्तमान में जब 22 जनवरी को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, पूरा देश और विदेशों में भी एक राममय वातावरण बना है। एक कार सेवक के तौर पर, हिंदू धर्म निष्ठा रखने वाले व्यक्ति के तौर पर इस प्राण प्रतिष्ठा को आप कैसे देखते हैं और इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, ये मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि कार सेवा करने के बाद भी, बाबरी मस्जिद गिरने के बाद भी कई बार लगता था कि हमारे जीवित रहते मंदिर बन भी सकेगा कि नहीं, पर आज वो अवसर हमें मिल रहा है। ये सारा है, इसके पीछे संगठन की योजना, संगठन का बड़ा महत्वपूर्ण भाग है जी। और मैं समझता हूँ कि पता नहीं कैसे कैसे योजनाकार थे जिन्होंने इन सब महत्वपूर्ण परिस्थितियों में, ऐसी घटनाओं में और धैर्य ना खोते हुए, हम लोग तो कई बार हौसला हार जाते थे। तो वो क्षण जो है, ये क्षण जीवन अमूल्य क्षण, हमने कभी विचार नहीं किया था कि जिसके लिए इतने बलिदान हुए, इतनी शक्ति लगी, हम वो क्षण देख सकेंगे। वो क्षण देख रहे हैं और हमारे सामने वो भवन तैयार हो गया है। 22 तारीख को मुहूर्त है, मुहूर्त में लोग जा रहे हैं। संगठन के तरफ से भी मुझे कम से कम 4-5 बार फ़ोन आया कि इतनी तारीख को हम लोगों ने यात्रा का कार्यक्रम बनाया है, आप चलना चाहेंगे। परंतु मेरा मन है कि मैं जब भी जाऊंगा परिवार सहित जाऊंगा। मैं लगभग शादी के बाद ही ज़्यादातर जहाँ भी गया हूँ परिवार के साथ ही गया हूँ, चाहे घूमने गए हूँ, चाहे तीर्थ स्थान गए हैं, चाहे कुछ और है। अभी जैसे गौशाला चलाता हूँ, उसमें भी मेरी श्रीमती मेरा पूरा सहयोग करती है। तो मैंने कहा परिवार के साथ ही जाऊँगा, क्योंकि अब इतना लंबा सफ़र इस उम्र में शायद हम बस में या कठिनाई में ना कर सकें। तो परिवार में भी हमारी कोशिश है कि सामूहिक परिवार, जिन दिनों परिस्थितियाँ अच्छी हो जाएंगी, वातावरण अच्छा हो जाएगा, उन दिनों जाएंगे। अभी भीड़ में जाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। परंतु ये क्षण ये हिंदू समाज के लिए सबसे बड़ा क्षण है, सबसे बड़ा अवसर है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसके बाद हिंदू समाज तरक्की की ओर जाएगा, देश तरक्की की ओर जाएगा, राष्ट्र तरक्की की ओर जाएगा, और जो राष्ट्र के लिए समस्याएं हैं वो आहिस्ता आहिस्ता समाप्त होंगी। और इस सारे में मैं एक ये जरूर कहूँगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी इसमें बहुत अच्छा सहयोग रहा। उनकी योजना के कारण भी ये सब कार्यक्रम सफल हो सका है। श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में बोलते ही आप भावुक हो गए। आपने संघर्ष के दिनों को देखा है, आपने जिया है, आप प्रेरणा स्रोत रहे हैं कार सेवकों के। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में जुड़े हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के आप प्रेरणा स्रोत हैं और आप सभी के लिए सम्माननीय हैं, आदरणीय हैं। आज आपकी जो भावनाएं हैं वो अश्रु के रूप में सामने आई है और आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि आप लोगों ने जो संघर्ष किया और जिस श्री राम मंदिर के लिए आपने संघर्ष किया, आज उस भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा आपके सामने हो रही है। और जल्द ही आप चाहते हैं कि परिवार सहित
आप श्री राम मंदिर जाएं और रामलला के दर्शन करें। आपने एक संदेश दिया कि श्री राम मंदिर के निर्माण के बाद इस देश में परिस्थितियां काफ़ी तेज़ी से बदलेगी। हम चारों ओर उत्थान की ओर बढ़ेंगे, प्रगति की ओर बढ़ेंगे, तरक्की करेगा देश। तो क्या हम रोहिताश जी ये माने कि ये श्री राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो रहा है? मैं यही मेरा भी विचार है कि ये एक राष्ट्र मंदिर बन रहा है। इसकी प्रेरणा से सारे समाज में हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय में ही हिंदू समाज में कितना जागरण आया है। हिंदू समाज से मतलब हमारा कोई सांप्रदायिक मतलब नहीं है। हिंदू समाज है, जो देश में समाज है वो सारा हिंदू समाज है। उसमें कोई जातियां अलग हो सकती हैं, ग्रुप अलग हो सकते हैं, परंतु मेरा तो यहाँ तक कहना है कि जिस तरीके से सभी जातियाँ, सिख है, जैन, जो बाकी धर्म है, वो संप्रदाय हैं, वो सब हिंदू समाज के अंग हैं। इसी तरीके से मुस्लिम समाज भी हिंदू समाज का ही अंग है। हिंदू का मतलब है राष्ट्रीयता। हम ये समझते हैं कोई पूजा पद्धति सबकी अलग अलग हो सकती है, पर जो राष्ट्रीयता है वो हमारा हिंदुत्व है, हिंदू है। तो वो सब समाज भी सब इकट्ठे हो रहे हैं और सब में जागरण आ रहा है, और जिनमें नहीं है वो ऐसा ऐसा आएगा। समाज उस की दिशा में चलने लग गया है, और मुझे लगता है कि अब वो ऐसा ऐसा गति पकड़ेगा। इस मंदिर के निर्माण से मुझे बहुत आशा है, और मैं बहुत इस आशापूर्ण नज़रों से इसको देख रहा हूँ कि ये हिंदू समाज के उत्थान का समय है, और हिंदू समाज फिर अपने उसी उन्नति और प्रगति के लक्ष्य पर पहुंचेगा। जैसा आपने कहा कि ये हिंदू समाज के उत्थान का क्षण है, यहीं से हिंदू समाज का उत्थान होगा, वो तरक्की की ओर बढ़ेगा, प्रगति की ओर बढ़ेगा। और आपने कहा कि हिंदू सिर्फ एक धर्म विशेष नहीं है, ये पूरे देश को जोड़ने वाली एक विचारधारा है हिंदुत्व की। और कुछ लोग जो भी नहीं जा पा रहे हैं या उनकी मनोदशा या मन स्थिति कुछ और है, तो आप पूरी आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वे भी धीरे धीरे श्री राम मंदिर की ओर उनके कदम बढ़ेंगे और पूरा देश राममय होगा, और इस देश में राम राज्य की जो कल्पना की गई थी उसे भी हम अपने इसी जीवन में साकार होते हुए देखेंगे। रोहिताश जी, आपने अपने घर का नाम राम कमल रखा है, जिससे स्पष्ट होता है कि भगवान राम और कमल के प्रति आपका गहरा अनुराग है। हम जानना चाहेंगे आपने अपने घर का नाम राम कमल क्यों रखा, और राम कमल रखने के पीछे क्या प्रेरणा रही? स्पष्ट सा कारण है कि राम और कमल ये दो मेरी या मेरे परिवार की मूल विचारधारा रही है। कमल भारतीय जनता पार्टी का चुनाव निशान, और राम के लिए हम कुछ भी करने को तैयार थे। राम जन्मभूमि के लिए भी आंदोलन किए। तो वो ये दो जो आंदोलन थे, उन दिनों आंदोलन भी ये चला हुआ था। ये जो दो कारण थे, इन दो कारणों के कारण राम कमल। पर इसमें एक और कारण जुड़ गया। वो कारण रहा कि मेरे पिताजी का नाम था राम प्रकाश और माताजी का नाम था कमलावती। तो वो उन दोनों के नाम से भी जुड़ गया, तो इसलिए सारे मतलब घर के सभी सदस्यों की सहमति से इस बिल्डिंग का नाम राम कमल रखा था। रोहिताश जी, भगवान श्री राम के साथ आप भगवान श्री कृष्ण के भी भक्त हैं। आप गौशाला का संचालन कर रहे हैं, जहाँ पर आप देसी गायों का पालन करते हैं, उनकी खूब सेवा करते हैं, और हिंदू संस्कृति के प्रति आपकी गहरी आस्था है, और गौ को गौ माता मानना और गाय के लिए कुछ करना, ये इसके लिए भी आप समाज में एक प्रेरणा स्रोत हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि गौ माता जो आज बेसहारा घूम रही है सड़कों पर, उनके लिए समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
दूसरा कि गौ माता के संरक्षण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में छोटे छोटे स्तर पर क्या कुछ कार्य होने चाहिए। लेकिन सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, जो गौशाला का आप संचालन कर रहे हैं उसके लिए आपको कहाँ से प्रेरणा मिली और अपनी गौशाला में आपने क्या क्या व्यवस्थाएं कर रखी है। गाय मैंने भी जीवन में नहीं देखी थी, हमने कभी घर में नहीं देखी। ऐसा सुना था कि भी पहले परिवार में होती थी, नानकों में भी होती थी, पर हमारे घर कभी नहीं रही। और मुझे नहीं लगता कि मैंने बचपन के अलावा, जब इतना दूध में मिलावट नहीं होती थी, बचपन के अलावा का सारी ज़िंदगी मेरा ख्याल हमने मिलावटी दूध ही पिया है, शुद्ध दूध तो हम पी नहीं पाए हैं। राजनीतिक जीवन के बाद मैंने जब संगठन से बोला तो मुझे सेवा भारती की जिम्मेवारी दी गई। सेवा भारती में मैंने कुछ काम किया, हॉस्पिटल वगैरह में काम किया। उसके बाद मतलब नई टीम आने के बाद मुझे सारी उम्र तो मैं कहीं ना कहीं सक्रिय रहा हूँ, तो अब क्या काम करूँ। तो एकदम मन किया कि चलो अब ये उम्र भी ऐसी हो रही है कि गौ सेवा में काम करते हैं। तो गौ सेवा में काम करने के लिए पता लगा टूटू में एक गौशाला शुरू हो ही रही थी उन दिनों। अपने विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता शुरू कर रहे थे टूटू में। मैंने वहाँ जाना शुरू किया और 1-1.5 साल मैं वहाँ जाता रहा। तो क्योंकि सामाजिक जीवन में भी था, काफ़ी धन संग्रह भी कर लेता था मैं, तो कुछ धन संग्रह करके गौशाला को देता रहा। पर 1-1.5 साल के बाद मुझे लगा कि जिस दिशा में गौ सेवा का काम होना चाहिए हम शायद उसमें नहीं कर पा रहे हैं। गाय जो हिमाचल की गाय है, वो पहाड़ी गाय है, उसके संरक्षण की बड़ी ज़रूरत है और उस दृष्टि से हम ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं। तो मन में आया कि पहाड़ी गाय के लिए काम होना चाहिए। वहाँ से मैं हट गया तो सुन्नी में है एक श्री हरि गौ सदन, इसके बारे में पता लगा तो मैं यहाँ आया करता था। लगभग 2 साल मैं यहाँ भी आता रहा, हफ्ते में 1-2 चक्कर लगा लेता था मैं और यहाँ आता था। फिर यहाँ मतलब शुरू में तो उन लोगों को लगा कि ये कौन आने लगा है, आहिस्ता आहिस्ता परिचय वगैरह हुआ। जब उनको विश्वास हुआ तो उनसे बात की। मैंने कभी ऐसे पहाड़ी गाय के लिए काम करना है और सुनने में जगह बहुत ज़्यादा थी इनके पास। मुझे लगता था कि यहाँ का वातावरण भी अच्छा है, थोड़ा गर्म मौसम है, यहाँ वो काम हो सकता है। उनसे मैंने बात की और वहाँ से जब उनसे बात की तो कैसे किया जाए काम, तो मैंने कहा भाई एक ऐसा करिए कि आप एक अपनी सब कमेटी बनाइए और उसमें मुझे भी लीजिए और वो ये पहाड़ी गाय के लिए काम करेगी। उसके लिए एक सब कमेटी बनाई, उसका अध्यक्ष मुझे बना दिया। जो कमेटी थी उसमें कैशियर जो था वो उनका आदमी लिया ताकि उनको विश्वास बना रहे और 1-2 आदमी उनके भी लिए, 1-2 आदमी शिमला से लेकर हमने वो सब कमेटी बनाई और उसके लिए धन संग्रह करना शुरू किया। तो धन संग्रह 1.5-2 साल किया मैंने, तो लगभग 4 लाख के करीब पैसा हो गया था। और उसमें पहले ही उसमें नियम में रख लिया था कि ये पहाड़ी गाय का ही काम करेंगे। परंतु वहाँ भी कुछ कठिनाइयाँ आने लगी, कुछ गवर्नमेंट ने ज़मीन वापस ले ली, कुछ और देखा। मुझे लगा कि यहाँ भी काम करना जिस तरीके से मैं करना चाह रहा हूँ मैं नहीं कर पाऊँगा और विशुद्ध रूप से पहाड़ी गाय का काम होना चाहिए। तो मैंने फिर इन दिनों में कारोबार से भी लगभग रिटायर हो रहा था, तो अपनी जितनी भी जमा पूंजी थी उससे मैंने शिमला से निकटतम जो मैं अपने सोर्सेज के हिसाब से खरीद सकता था, अर्की बॉर्डर के मतलब सोलन बॉर्डर के साथ ही शिमला के अर्की वहाँ खनलक गांव में कोई 14 बीघे ज़मीन खरीदी, 14-15 बीघे ज़मीन खरीद कर वहाँ मैंने पहाड़ी गाय का काम शुरू किया। तो मेरे पास इन द मीन टाइम एक पहाड़ी गाय आ गई थी, एक DFO मिस्टर, अब तो कंजर्वेटर है, मिस्टर सूद चेयरमैन भी है और उनसे वो उनको हम मिलकर आए थे हमीरपुर में। तो उन्होंने एक ये घटना हुई थी कि उन्होंने कहा भी मेरी ट्रांसफ़र हो गई है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में शिमला में, तो मैंने शिमला आना और उन्होंने अपनी गाय दिखाई, एक बहुत सुंदर गाय, पहाड़ी गाय शुद्ध, और उसके साथ बच्चे कि ये गाय और मैं चाहता हूँ वहीं रखूँ ताकि मैं इसके दर्शन कर सकूँ, तो कोई ऐसी जगह बताओ
जहाँ मैं इसको दे दूँ। मेरी कोई बात मतलब एक्सपेक्टेशन इससे कुछ नहीं है, पर मैं जहाँ इसके दर्शन करता रहूँ। तो मेरे साथ ये टूटू गौशाला, इसी वजह से शायद भी मैं वहाँ से अलग हुआ था। टूटू गौशाला के अधिकारी भी थे और मेरे मुंह से निकल गया कि ठीक है, वहाँ गाय रखी है, आप भी रख दो, ये तो दूध देने वाली है, तो गौशाला को इनकम ही होगी। और ये बात ख़त्म हो गई। उनसे कुछ धन संग्रह भी किया। हम एक सेमिनार कर रहे थे गौ गौ माता पर, तो पालमपुर में। तो बाद में क्या हुआ कि जब वो आए तो वो शायद वो अध्यक्ष को वो बात चुभ गई थी कि ये रोहिताश ने बिना मेरे से सलाह किए कैसे बोल दिया कि इधर रख ले। उन्होंने वो गाय रखने से मना कर दिया। हालांकि कोई समस्या नहीं थी, गाय दूध दे रही थी, उससे आमदनी ही होनी थी, कोई वो अच्छी गाय थी। परंतु वो फिर मेरे पास आए, सूद थे तो जानते भी थे, तो उन्होंने कहा भाई अब तो ये गाय रखनी है, मैं तो ले आया हूँ। और मैंने कहा अच्छा मैं देखता हूँ कि कोई ना कोई किसी के घर रख देंगे। पर वो नेचुरली शिमला से घोड़े तो कैसे दूर रहते थे लोग, उनके गांव में बात की, जो एक ने मान भी लिया। पर उनका फिर उनका कहना था कि भी नहीं, मैं तो ऐसी जगह चाहता हूँ जहाँ मैं इसके आते जाते दर्शन कर सकूँ। टूटू मैंने इसलिए यहाँ की थी। अंत में ही वो मतलब कि सब ये देखा उन्होंने, वो गाय मेरे घर छोड़ दी। मेरे पास 5-7 बीघा ज़मीन है वहाँ, कि मेरे पास हमारे घर कोई जानता नहीं था उस काम को, रखना नहीं चाहते नहीं थे। तो मैंने फिर फटाफट एक पत्थरों का शेड सा बनाया उसमें और रख दिया। फिर कोई गाय को दूने वाले आदमी ढूंढे, क्योंकि वो मिसिंग ने कहा भी इसके तो दूध है और थनों में दूध रुक गया तो दर्दें होंगी 2-3 दिन बाद। फिर कोई ढूंढा, फिर बल्कि वो हाथ नहीं लगाने दे रही थी। एक तो जो देसी गाय है वो नए लोगों को नहीं मानती है जल्दी। तो बाकी वैसे भी वो बाहर से आई थी, थकी हारी थी, और उसको बच्ची भी साथ थी, तो वो हाथ नहीं लगाने दे रही थी। दूध उसके इकट्ठा हो गया, वो सख्त होने लगे था। तो फिर कोई एक सिरमौरी ने मेरे यहाँ काम करता था, उसने उसका दूध निकाला, पता नहीं कैसे टांग टूंग बांध कर, और उसने उसका दूध निकाला। और उसके बाद मैंने एक लेडी देखी वहाँ, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको पुचकार कर फिर दूध लेने लगी। 1.5-2 साल रही, फिर वो 2 से 3 हो गई मेरे यहाँ। मुझे लगा कि भाई ये एक अच्छा मौका है और इसकी मैं पहाड़ी गाय की गौशाला चला लूँ, क्योंकि इसकी बजाय कि यहाँ तो ये इतने दिन ज़्यादा मैं रख नहीं सकूँगा। तो फिर मेरे रिटायर भी हो गया था, कुछ पैसा था जो अपनी जमा पूंजी थी, मैंने उसमें वो ज़मीन खरीदी श्रीमती के नाम पर, और वो फिर गौशाला के नाम लीज पर करवा दी, और गौशाला वहाँ पहाड़ी गाय की चलाई। तो इस तरीके से वो पहाड़ी गाय की गौशाला हुई। मन में बड़ा उत्साह था, काफ़ी कुछ कर लेंगे और इसको वाइबल भी बनाएंगे। परंतु और उसकी दृष्टि से मैंने आज बहुत से कैंप लगाए उस गांव में, 10 के करीब कैंप लगाए। हर एक वार्ड से एक एक टीम के 2 दिन का कैंप लगाता था, उनको भोजन की व्यवस्था करवाता था, उनका ठहरना खाने पीने की व्यवस्था करनी, और गाय के उत्पाद क्या बन सकते हैं, गौमूत्र से क्या बन सकता है, गोबर से क्या बन सकता है, और क्या क्या बन सकता है, वो गाय पालनी कैसे चाहिए, ये इसके लिए भी मैं बाहर से विद्वान लाकर उनको ट्रेनिंग देता था। परंतु इन द मीन टाइम कोरोना काल आ गया, वो सारा गड़बड़ हो गया, और मेरी भी उम्र ऐसी हो गई कि मैं अपने आप तो काम कर नहीं सकता था, और कर्मचारी कम मिलने शुरू हुए। कर्मचारियों पर ही मैं चल रहा था, 10 साल से मैं कर्मचारियों पर ही चल रहा हूँ। पर कर्मचारी उस दृष्टि से उस तरीके से काम नहीं कर रहे थे जिस तरीके से हम काम कर रहे थे। तो अब स्थिति ये है कि मेरे पास, और ये जो जी बीच में मैं जब गाय गौशाला चला रहा था तो बहुत से बच्चे बच्चियाँ हुई। मैं शुरू में एनिमल हस्बेंड्री से इंजेक्शन लेता था, तो एनिमल हस्बेंड्री से मैं किसी भी तरीके से, या 1-2 बार तो मैं करनाल से भी वो देसी गाय के इंजेक्शन लेकर आया, क्योंकि पहाड़ी बैल था नहीं और पहाड़ी बैल का इंजेक्शन मिलता भी नहीं था। तो देसी गाय के इंजेक्शन साहिवाल के मेरा था अनुभव, और शायद 1-2 वो राजस्थान की गाय के भी लगे उसमें इंजेक्शन, पर वो इतने ज़्यादा सफल नहीं हुए। साहिवाल मेरा देखा, तो जितनी जब गाय होती थी 1.5-2 साल की हो जाती थी, तो वो मैं किसी को दे देता था। तो ये दिखता था जरूर कि भी पालने वाला होना चाहिए। तो इन द मीन टाइम काफ़ी लोग जैविक खेती करने वाले, उनकी भी यहाँ भी डिमांड पड़ने लगी। तो ऐसे कोई 8-10 गाय मैंने बांटी हैं, और
उसके बीच में फिर मुझे एक पहाड़ी बैल अच्छा मिल गया और मुझे लगा कि भाई इसका अनुभव अच्छा होना चाहिए, तो पहाड़ी बैल रखा मैंने और उससे अभी मेरे पास 2 बछियाँ हैं, 2-3 बच्चू हुए थे। वो 3 साल से ज़्यादा फिर बैल रख नहीं सकते, तो वो भी मैंने 3 साल के लगभग उस बैल को यहाँ सुन्नी गौशाला में दिया है और यहाँ भी मैंने देखा वो अभी काम कर रहा है, ठीक है। और अब अभी इस वक्त मेरे पास 8 गाय और बच्चू हैं, उसमें से 3 बच्चू हैं, 3 बछियाँ हैं और 2 गाय है, एक उसमें से बूढ़ी हो गई है पर अभी भी दूध दे रही है। वो जो पहाड़ी गाय है मैक्सिमम है उससे 4 लीटर दूध लेता था। और मेरे पास एक जो पहले गाय थी उसकी मृत्यु हो गई थी, उस गाय से जो साहिवाल का इंजेक्शन लगा था, बहुत अच्छी गाय निकली है, वो 7 या 8 लीटर दे दी है। तो इसमें मेरा अनुभव ये है, मेरा एग्रीकल्चर वालों से भी कहना ये होता था कि वो साहिवाल गाय बांट रहे थे, पर ज़्यादातर मैंने देखा कि साहिवाल गाय गर्म इलाके से अलावा सफल नहीं हुई है। नालागढ़ ऊना वगैरह एरिया में तो वो सफल हुई है, पर ऊपर नहीं सफल हुई है, और अगर हुई है तो वही वो 4-5-6 किलो से ज़्यादा दूध नहीं देती थी। तो मैं उनको यही कहता था कि आप इसको क्रॉस करो साहिवाल से, फिर वो यहाँ इस एटमॉस्फेयर में डाल सकेगी और यहाँ इस वातावरण में वो सफल होगी। तो अभी मेरे पास ये 7-8 गाय है और कर्मचारी आजकल मुझे ज़्यादा मिलता नहीं है, मैं रोज़ या तीसरे दिन अप डाउन करता हूँ, क्योंकि कोरोना काल के बाद गौशाला, पहले तो गौशाला ही रहता था और गौशाला में बच्चे भी नहीं रहने देते, मुझे भी आदत पड़ गई है बच्चों के साथ रहने की, तो मैं जाता हूँ वहाँ 35-36 किलोमीटर रोज़ जाना और आना। तो या दूसरे तीसरे दिन दूध ले आता हूँ, वो दूध हमारे परिवार में लग जाता है। वो दूध 3 साल पहले कोरोना काल से पहले तक तो मैं 70 रुपये लीटर A2 मिल्क सर्टिफाइड करवाई थी मैंने अपनी सभी गाय, A2 सर्टिफिकेशन वो मैंने करवाई थी छत्तीसगढ़ से। वहाँ से सर्टिफिकेट मिला हुआ था, गाय की निशानियाँ वगैरह सब लिखी हुई थी, उसमें फ़ोटो लगी हुई थी, और वो A2 मिल्क के नाम से मैं दूध बेचता था। घी मैंने 2000 रुपये किलो तक भी बेचा है, पर अब कर्मचारियों की समस्या, अपने आप काम ना करने की समस्या, और तो कम काम कर दिया है। दूध अपने 2-3 परिवारों के लायक होता है, वो हम आपस में बांट लेते हैं। वो दूध आज भी मैं जाकर लेकर आता हूँ वहाँ से, वो आज भी मैं उसको 70 रुपये लीटर के हिसाब से गौशाला में पैसे डालता हूँ। रजिस्टर्ड गौशाला है वो, एनिमल हस्बेंड्री से रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद उनका गो कुछ ऐसा विभाग बनाया था उन्होंने स्वदेशी गाय के लिए, उसमें रजिस्टर्ड है। अपना इनकम टैक्स में वो मैंने उस संस्था का नाम रखा था, गौशाला का नाम तो रखा था कल्याणी गौशाला, और संस्था का नाम रखा था राम कमल चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट। उस वो रजिस्टर्ड है, ट्रस्ट भी रजिस्टर्ड है, ऐसे वो 4-5 जगह रजिस्टर्ड है। पर जितने देर में काम कर पा रहा हूँ, समस्या यही आ रही है कि अपने हाथ से कभी किया नहीं है, कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं, और अब आर्थिक दृष्टि से भी हम उतने मजबूत नहीं रह गए हैं। तो पर यह है कि जब तक चलता मैं वो चलाऊँगा, और भगवान से रोज़ प्रार्थना करता हूँ कि ये मेरी गौशाला चलती रहे। तो बस उस तरीके से ये कल्याणी पहाड़ी गाय गौशाला मैंने खनलक गांव में अर्की तहसील में चलाई हुई है। हिमालयन डिजिटल मीडिया रोहिताश जी आपका आभारी है। आपने अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर आज विस्तार पूर्वक चर्चा की। आपने अपनी जीवन यात्रा, गौ सेवा, धार्मिक कार्यों, विशेष तौर पर श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े कार्य सेवा के अनुभवों को हमारे साथ साझा किया। आपने अपने राजनीतिक जीवन पर भी हमसे खुलकर बात की। आपने संगठन के कार्य किए हैं, उसकी भी आपने विस्तार पूर्वक चर्चा की, जिसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
और उम्मीद करते हैं कि आज का ये साक्षात्कार उन तमाम लोगों के लिए प्रेरणा का कार्य करेगा जो राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, संगठनों में कार्य कर रहे हैं, गौ सेवा का कार्य कर रहे हैं और हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति के जन जागरण का कार्य कर रहे हैं। उन सभी के लिए यह आपका जो आशीर्वचन आज यहाँ प्राप्त हुए हैं उससे उन्हें प्रेरणा मिलेगी।